ताल्लुक खुद काफ़ी अरसा यूनिवर्सिटी 2017 मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैच का हूँ मैं, और 2017 टिल 2021 आई वाज पार्ट ऑफ स्टडी एट प्रोजेक्ट। एंड इस 4 साल के अंदर जो है सैप ने ऐसे बहुत से काम हमारे लिए किए जो कि बाद में हमें बड़े फायदेमंद हुए, और स्टिल I feel that made me really helpful, that were really helpful for me here in Germany. So let's start with the presentation properly, and then in the meanwhile we'll have a discussion. Okay, so is my screen visible to all? Just let me know yes or no. जी Yes, उदयफा sir. भाई विजिबल है। Okay, so Usman, we just coordinate in the meanwhile na, if I ask anything. Okay, so my name is Mohammad Uzaifa Azmi. I have completed my bachelor's in mechanical engineering from NED University, and my batch was 2017. And nowadays, so after getting graduated, I worked 1 year in Karachi, and then in November 2022, I shift to Munich. Currently, I'm enrolled in Technical University of Munich, and the course which I'm doing is Master of Science in Sustainable Resource Management, and I'm doing their specializations in renewable resources. So it was a little introduction about me. I have told you guys that I was part of the Study Aid project from 2017 till 2021. A thing which I'll tell you before moving ahead is SAP के जो है ये पुरानी कोशिश रही है कि SAP इस किस्म के कोई ना कोई प्रोग्राम करवाती रहती है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। और एट दैट टाइम जो है हमें उसकी इम्पोर्टेंस का इतना अंदाजा नहीं हो पाता, बिकॉज जाहिर सी बात है हम सबका एक्सपोजर यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर उतना नहीं होता। लेकिन वंस यू गेट इनटू अ प्रोफेशनल लाइफ, और स्पेशली व्हेन यू ट्राई टू मूव अब्रॉड, तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी पता चलती हैं कि जो आपको पता चलता है कि हाँ, इस किस्म के सेमिनार्स, वर्कशॉप या इवेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में होते रहे हैं, और वो बाद में यूजफुल भी होते हैं। सो आज का जो सेमिनार है उसका हम कुछ एजेंडा लेकर चलेंगे। एजेंडे में हमारे पास सबसे पहले है व्हाई जर्मनी, हाउ टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन, बजटिंग एंड फंडिंग, एंड एट last we will have a question answer sessions. Okay, so since I'll be in a flow somewhat, so I'll suggest you guys to keep a paper and pen with you, and at end you guys can ask me any questions you want, and I'll try to answer them all. Okay, so am I audible to all? Is there any issue in my presentation or something? So let me know now. No, sir. Yeah. Yeah. So starting from why Germany. अच्छा जी, सबसे पहली बात तो आई डोंट नो अगर आप लोगों में से कितने लोग फाइनल ईयर बैच के हैं और कितने लोग थर्ड ईयर के हैं। इट डजेंट मैटर कि आपका ईयर कौन सा है, लेकिन एक चीज जो कि यूजुअली बच्चे सोचते हैं वो ये है कि टू डू अ मास्टर फ्रॉम एनी अब्रॉड, लाइक आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो एक इशू जो आपको फेस होता है वो ये कि कंसल्टेंट कभी भी आपको जर्मनी रेफर नहीं करता, या जर्मनी रेफर करता भी है तो वो आपको अच्छे कोर्सेज में रेफर नहीं करता। इसकी एक वजह छोटी सी ये भी है कि जर्मनी का प्रोसेस बहुत ही आसान है, और उसके अंदर जो कंसल्टेंट्स वाला फैक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, तो दैट्स व्हाई कंसल्टेंट डजंट लाइक जर्मनी और दे डोंट प्रेफर जर्मनी। सो एक ये चीज है, आई डोंट हैव एनी ग्रजेस टुवर्ड्स कंसल्टेंट्स, बट मतलब ठीक है, देयर आर गुड पीपल आल्सो आउट देयर, बट मैंने बहुत से बच्चों का एक्सपीरियंस ये देखा है कि जो है जिस तरीके से वो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं तो जो ऑप्शंस उनके पास ओपन होने चाहिए वो ऑप्शंस उनके पास ओपन नहीं होते, बल्कि कुछ अलग ही ऑप्शंस उनके पास ओपन हो जाते हैं। यानी कंसल्टेंट्स ट्राई टू ड्रिफ्ट देम अवे फ्रॉम व्हाट दे वांट टू डू, एंड इसके ऊपर जो है एक छोटा सा कभी कभार बच्चों को डिफरेंट कोर्सेज के अंदर इशू आता है। तो खैर, again, I don't have any grudges towards consultants, I'm just talking from my experience, so don't take it very personally if anyone knows anyone who is a consultant. Okay, so best advantage of Germany is free education. आप लोग एनईडी यूनिवर्सिटी की कितनी फीस देते हैं? 33. 33,000, 35,000,
अगले फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स पाकिस्तानी 15,000 रुपीज में ऑलमोस्ट आपका एक साल का एक सेमेस्टर निकल जाएगा जर्मनी के अंदर। सो जर्मनी के अंदर एजुकेशन एकदम फ्री है, देयर इज नो ट्यूशन कॉस्ट, देयर इज अ स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन दैट इज ऑफ 152 यूरो। हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन यूजुअली यूनिवर्सिटीज का 152 यूरो है। उसके अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं। Okay, I don't know if my video is visible to you guys or not because it's not showing in my screen, but still let me know if it's not visible. तो उसके अंदर दो चीजें Video is visible. visible. Okay, so आपके अंदर जो भी आपका स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन होता है, they don't call it fee. There is no fee in Germany. The education is totally free. You just have to give a semester contribution of 152 euro, or in some universities is 310 or 320. And what comes in that semester contribution is you get a transportation ticket from 6 in the morning till 6 in the evening. Like सुबह 6 से शाम 6 तक आपको ट्रांसपोर्टेशन टिकट मिलता है, जिसके अंदर आप उस रीजन के अंदर, जिस भी रीजन के अंदर आप हैं, लेट्स से कि मैं म्यूनिक के अंदर हूँ, तो म्यूनिक और म्यूनिक के जो एडजेसेंट 5 जोन्स हैं, सुबह 6 से शाम 6 तक मैं उनमें फ्री ट्रेवल कर सकता हूँ। आई डोंट हैव टू बाय एनी सॉर्ट ऑफ टिकट। मैं 1 मरतबा ट्रेवल करूँ, मैं 10 मरतबा ट्रेवल करूँ, मैं 20 मरतबा ट्रेवल करूँ, मैं ट्रेन में ही बैठा रहूँ, इट डजेंट मैटर। ठीक है। और उसके अंदर होती हैं आपको जो दीगर सहूलतें मिलती हैं। लेट्स से कि अब मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक में हूँ, मुझे बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स और दीगर चीजें जो कि पेड हैं वो फ्री में मिली है। लाइक आई एम यूजिंग करेंटली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2022 वर्जन एंड द यूनिवर्सिटी हैज गिवन इट टू मी फॉर फ्री। एंड इसी तरीके से बहुत सी अदर रिसोर्सेज आपको ओपन हो जाती हैं, आपको बहुत से कंसल्टेंट्स ओपन हो जाती हैं, बहुत सी वर्कशॉप्स ओपन हो जाती हैं, आपको कैफेटेरिया के अंदर जो है सब्सिडाइज खाना मिलता है। अच्छा तो नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन ठीक है, पेट भरने के लिए बिल्कुल काफी होता है। तो इस किस्म की बहुत सी आपको रिसोर्सेज मिल जाती हैं। तो दे डोंट चार्ज यू फॉर द यूनिवर्सिटी फी, they charge you for the resources which they are providing you, and that's too very minimal, like पाकिस्तानी 14-15 हजार रुपए। यानी मुझे अगले महीने अप्रैल में जो फीस देनी है that's 75 यूरो। तो अगर आप अपने घर पे भी फोन करके बोलेंगे सेमेस्टर की फीस भेज दें तो वो भेज देंगे आपको। इट्स लाइक दैट। तो 75 यूरो अराउंड इस वक्त पाकिस्तान के 15-16 हजार रुपए होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। एंड दैट सेमेस्टर लास्ट फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। एंड तो आपको जो सेमेस्टर टिकट मिलता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, वो भी 6 मंथ लास्ट करता है। यानी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर सेमेस्टर टिल द एंड ऑफ योर सेमेस्टर वो लास्ट करता है। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक तो भी मसला सुबह 6 से शाम 6 का हल हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज मैं थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ टॉपिक से, लेकिन कि आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे दी जाए, वो ये है कि सुबह 6 से शाम 6 तो ठीक है, लेकिन शाम 6 के बाद अगर फिर सुबह 6 तक ट्रेवल करना है तो क्या करें? तो देयर इज अ सेमेस्टर टिकट कॉल्ड इजार कार्ड। मोस्ट प्रोबेबली जब आप लोग यहाँ पहुंचेंगे इंशाल्लाह तो तब तक इजार कार्ड खत्म हो जाएगा। नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग डुइचलैंड टिकट। डुइचलैंड जर्मनी को कहते हैं। डुइचलैंड टिकट का मतलब ये है कि नाउ यू हैव टू बाय अ टिकट ऑफ 49 यूरो, और उस 49 यूरो के अंदर आप पूरे जर्मनी में, अगर आप स्टूडेंट है तो यू मस्ट हैव योर मैट्रिकुलेशन नंबर। मैट्रिकुलेशन नंबर इज द एनरोलमेंट नंबर व्हिच वी हैव। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास मैट्रिकुलेशन नंबर है तो आप वो 49 यूरो का टिकट लेके फॉर वो 1 मंथ की वैलिडिटी है उसकी, और आप पूरे जर्मनी में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस किस्म के बड़े आपके ऑप्शंस हैं। तो ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन, नो एक्सपेंसेस एट ऑल ऑन योर एजुकेशन। देन वीजा रेशियो। जर्मनी का यूरोपियन कंट्रीज में एजुकेशन स्केल के बाद, यानी अगर आप एजुकेशन को प्रेफरेंस देते हैं तो जर्मनी एक अच्छी कंट्री है ही है। उसके बाद वीजा रेशियो भी उनका बहुत अच्छा है। यानी इफ यू हैव अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का मसला नहीं है, आपकी फाइल कंप्लीट है, आपने सारे प्रोसीजर सही किए हुए हैं, तो 99% चांस है कि यू विल गेट द वीजा। तो हाईएस्ट वीजा रेशियो है। अच्छा उस्मान भाई, मेरे सामने जो है सिर्फ क्योंकि प्रेजेंटिंग वाली स्क्रीन खुली हुई है, तो लेट मी नो ना इफ कोई कमेंट वगैरह आ रहा हो ग्रुप में तो। ठीक है, ओके जी, ओके हुज़ैफा भाई, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। देन वी हैव इजी टू डू प्रोसेस। अगेन आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रजेस टुवर्ड्स कंसल्टेंट, लेकिन प्रोसेस इतना इजी टू डू है कि मैंने अपना फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस till visa process, then residence and then flying to Germany, मैंने सब खुद किया। मैंने किसी भी कंसल्टेंट को 1 रुपया नहीं दिया इस काम के लिए। तो अगेन थैंक्स गोज टू स्टडी एट प्रोजेक्ट NED कि वो आपके लिए ये सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। ये वो चीजें
हैं जो कि कंसल्टेंट करने के लिए आपसे पैसे लेते हैं, और सैप जो है ये आपको सारी इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर रही है, तो थैंक्स फॉर टू देम। देन वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज जर्मनी के अंदर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक छोटी सी फाइल प्रिपेयर की थी सैप ने, वो इन अ मीनवाइल आप लोगों को रिसीव हो जाएगी, तो मैं जो भी बात बोल रहा हूँगा आप लोग उससे कनेक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज, अच्छा देखिए एक चीज, वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज से पहले आप लोग जो है आई गेस अगर कोई यहाँ पे ग्रेजुएट बैठा हुआ है तो अलग बात है, वरना यू गाइस विल ग्रेजुएट अराउंड अगस्त सितंबर, एंड आप जो है ना बहुत अच्छे टाइम के अंदर ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। वाई सो जर्मनी का जो मेन इंटेक है वो विंटर सेमेस्टर है, दैट विल हैपन इन द नेक्स्ट ईयर। तो आपके पास एक तो पूरा महीना, पूरे ऑलमोस्ट 6 महीने होता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, एंड इन द मीनवाइल इफ यू वांट टू लर्न द लैंग्वेज और इफ यू वांट टू गेन सम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आप वो गेन कर सकते हैं। तो जर्मनी के अंदर 2 इंटेक होते हैं, एक समर सेमेस्टर, एक विंटर सेमेस्टर। समर सेमेस्टर अप्रैल में स्टार्ट होता है और उसके एडमिशंस स्टार्ट होते हैं अक्टूबर ऑनवर्ड्स। विंटर सेमेस्टर अक्टूबर में स्टार्ट होता है और उसके सेमेस्टर्स स्टार्ट उसके एडमिशंस स्टार्ट होते हैं मार्च ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये 2 इंटेक हैं। तो समर सेमेस्टर की एप्लीकेशंस के लिए यू हैव टू स्टार्ट योर एप्लीकेशंस फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, and for winter semester you have to start your applications from March onwards. Okay, I guess I'm clear by till now. Is there anything I missed and you guys didn't get it, so let me know. Not just the question, we'll get to the questions later, or you guys suggest if you want to ask the question in the meanwhile we can do that, but it could be like we'll drift away from the topic a little, so that's why I'm saying, so you guys suggest. सर एंड में कर लें सर। Okay, then we'll do it in end. Then एक चीज जो कि जर्मनी के अंदर बहुत अच्छी है, इसके हर पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर, अच्छा जैसे हमारी यहाँ है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फीस वाली होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज फीस होती है लेकिन बहुत कम होती है। सेम इज विद जर्मन। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं बहुत महंगी है। आई डोंट सजेस्ट एनीवन टू गो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर आपको जर्मनी आना है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, और ऑलमोस्ट हर पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मौजूद हैं। एंड देन वंस यू गेट योर डिग्री तो 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, यानी आपने 2-2.5 साल अपने स्टूडेंट वीजा के ऊपर पढ़ाई की, एंड पैरेलल में आपको 20 आवर्स पर वीक जॉब की इजाजत होती है, जिसको हम पार्ट टाइम जॉब कहते हैं। और जब वंस यू गेट योर डिग्री तो आप फुल टाइम जॉब के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई कर लेते हैं, एंड वंस यू गेट योर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एंड यू गॉट अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, लाइक आपको किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म जॉब मिलती है, तो आप उस पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं, एंड देन फिर पीआर वगैरह की एक अलग तरीकेकार है, ठीक है। देन how to process your application. In the process of your application there are 4 steps main. First one is the documentation, second one is IELTS, third one is choosing university, and fourth one is applying. So we'll just go step by step to everything and we'll try to cover all things. Okay, so starting from documentation में देखा आपको क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो आपको अपनी बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। उसके बाद आपको इंटर की ट्रांसक्रिप्ट और इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी 3 सर्टिफिकेट्स चाहिए और 3 ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। मैट्रिक, इंटर, डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट, और मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स की डिग्री, ठीक है। ये 6 आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेटर ऑफ मोटिवेशन, जो कि आप खुद लिखते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर हम क्या लिखते हैं कि भाई हम फर्स्टली वी स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन इन इट, देन वी राइट के भाई हम जो है जो कोर्स हम चूज कर रहे हैं वो क्यों चूज कर रहे हैं, हमारी क्या मोटिवेशन थी, हमारे क्या लाइफ गोल्स हैं, हम इस कोर्स के अंदर क्यों आना चाहते हैं। देन वी राइट कि अगर हम इस कोर्स को ले रहे हैं तो हम इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में क्यों ले रहे हैं और इस स्पेसिफिक कंट्री में क्यों ले रहे हैं। लाइक मेरा रिन्यूएबल एनर्जी कोर्स है, मतलब मेरी स्पेशलाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जीज में है,
तो जो है मैंने जो अपनी लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखा इस वो बिकॉज कि जर्मनी यूरोप के अंदर वो वाहिद कंट्री है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे फोकस कर रहा है and they are aiming to reach zero carbon emission by 2050 by converting totally on the renewable resources. तो this was the reason I particularly choose Germany. So इस किस्म के रीजन जो भी आप लोगों के होते हैं आप वो लिखते हैं. एंड एक रीजन जो कि सब जिसकी वजह से जर्मनी को फोकस करते हैं इज अ फ्री एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. ओके, देन यू नीड लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. Letter of recommendations are from your university's professors. Like मैंने अपने डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर से ले लिया था, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जिन कोर्सेज में आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, लाइक आपकी ए है, ए प्लस है या ए माइनस है, तो उन प्रोफेसर्स के पास जाएं और उनसे आप जो है अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा लें. ओके, I'll suggest you guys to make it general, keep it general. उसमें किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लगवाएगा, किसी कंट्री का नाम नहीं लिखवाएगा, तो उससे क्या होगा कि आप एक ही लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मल्टीपल जगहों पे यूज कर पाएंगे. देन पासपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन तब तक एक्सेप्ट नहीं करती जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं होता. और यूजुअली बच्चों का सेमेस्टर या एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम इसलिए ज़ाया होता है कि दे स्टार्ट देयर प्रोसीजर, फिर वो अपना पासपोर्ट बनने देते हैं, क्योंकि पासपोर्ट नहीं होता तो उसकी वजह से प्रोसीजर बीच में अटक जाता है. तो पासपोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन सीवी. सीवी के लिए एक स्पेसिफिक वेबसाइट है यूरोपास, EUROPASS. I'll also send the name to Usman bhai and he'll share it with you. तो यूरोपास का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसके ऊपर आप एक सीवी बना लें. वो सीवी आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन में और आपके वीजा के लिए चल जाएगी. तो दैट्स व्हाट यू नीड. एंड देन यू हैव some experience letter if you have, or certificates if you have any. And then we come to IELTS. देखिए, IELTS एक ऐसी चीज है जो कि आप कभी कंसल्टेंट के पास जाएंगे ना, तो कंसल्टेंट आप लोगों को मशवरा देगा कि आप पीटीई कर लें. तो पीटीई सब यूनिवर्सिटीज के अपने टेस्ट होते हैं. कोई बोलता है टॉफल कर लें, कोई बोलता है डुओलिंगो कर लें, लेकिन आई डोंट सजेस्ट एनी ऑफ देम. आई विल सजेस्ट IELTS बिकॉज IELTS एक थोड़ा सा ठीक है, उसके अंदर स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन IELTS एक ऐसा सर्टिफिकेट है कि आप दुनिया के किसी भी कोने पे इस सर्टिफिकेट को लेके जाएंगे, नो वन कैन क्वेश्चन इट, नो वन कैन रेज एनी सॉर्ट ऑफ कंसर्न्स ऑन इट. लाइक IELTS दुनिया भर में माना जाता है. तो देयर आर ऑप्शंस आल्सो, लाइक आप टॉफल भी कर लें, आप कोई और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कर लें, लेकिन वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है. लेकिन IELTS एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो यूरोप की, अमेरिका की, एशिया की, अफ्रीका की और जो बाकी दो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी किसी भी यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं है और दे कांट रेज एन ऑब्जेक्शन ऑन इट कि IELTS नहीं मानते हम. तो IELTS करने से फायदा ये होता है कि आपके बहुत से ऑप्शंस खुल जाते हैं. हर यूनिवर्सिटी टोफल नहीं मानती, हर यूनिवर्सिटी पीटी नहीं मानती, हर यूनिवर्सिटी डुओलिंगो नहीं मानती, लेकिन IELTS हर यूनिवर्सिटी मांगती है. तो आई यूजुअली सजेस्ट स्टूडेंट्स टू डू IELTS एंड दैट टू विद मिनिमम 6.5 बैंड्स, और इफ नॉट 6.5 बैंड्स देन एटलीस्ट 6 बैंड्स. ठीक है, आपका एम मिनिमम का नहीं होना चाहिए. लेकिन मैं मिनिमम क्यों बता रहा हूं कि अगर इससे कम आपके बैंड्स आएंगे तो आपके जर्मनी के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे, यानी यू विल हार्डली गेट 3 or 4 ऑप्शंस इन दिस बैंड्स. बट इफ यू हैव बैंड्स अबव 6.5 एंड ऑनवर्ड्स, आपके जर्मनी के ऑप्शंस बहुत खुले रहेंगे और आपको ऑलमोस्ट 10-11 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस मिल जाएंगे. अच्छा, इसके बाद बहुत I realize it's getting too elongate, so I'll keeping it short. I'll share my details and you guys can contact me directly or Usman bhai directly, whatever you make comfortable with. Then choosing university. Choosing university के लिए एक specific website है DAAD.de, DAAD.de. ये वो वेबसाइट है जिसपे आपको सारी प्राइवेट और सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी. जब आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी तो आप उसके अंदर अपने कोर्स रेलेवेंस के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, कुछ बच्चे स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, लाइक मैं बायरन में हूँ, कुछ लोग बायरन आना चाहते हैं, कुछ लोग बायरन नहीं आना चाहते, वो आगे पीछे की किसी स्टेट जाना चाहते हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. यानी ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर सारे फिल्टर्स मौजूद हैं, and by using those filters you can get everything you want. And then once you are done with these 3 phases, the application phase starts. Now आपने क्या काम करना है, आपने हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है और यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस अप्लाई करनी है. एप्लीकेशंस 2 तरीके से होती हैं. एक है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यूनिअसिस्ट. एक कुछ यूनिवर्सिटीज बोलती हैं कि हम वाया यूनिअसिस्ट करवाएंगे और कुछ यूनिवर्सिटीज बोलती हैं कि हम वाया आर पोर्टल करवाएंगे.
यूनिएसएस के थ्रू अगर आप पोर्टल के थ्रू जा रहे हैं तो बहुत सिंपल है, पोर्टल के ऊपर सारे फॉर्म्स वगैरह सारे चीजें मार्क होती है, यू जस्ट हैव टू एंटर दैट डाटा एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई। यूनिएसएस के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, लेकिन यूनिएसएस के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन व्हिच वी इन जर्मन कॉल वीपीडी। ठीक है, वीपीडी इज प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। लाइक मेरी एक यूनिवर्सिटी है, लेट्स से मैं तुम में पढ़ता हूँ, तो तुम क्या बोलती है, तुम बोलती है कि भाई मेरे पास मंथली मतलब हर सेमेस्टर इनटेक के अंदर हजारों 2000 4000 5000 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सो इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करूं। तो आप क्या करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिएसएस को भेजें, यूनिएसएस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद आपको एक वीपीडी भेजेगी, यानी एक डॉक्यूमेंट भेजेगा जिसमें लिखा हुआ होता है कि हाँ वी हैव वेरीफाइड हिज डॉक्यूमेंट, हिज हर डॉक्यूमेंट, और ही इज एलिजिबल टू गेट द एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। और वो डॉक्यूमेंट लाके आप हमें जमा कराएं, पोर्टल पे अपलोड करें, तो दैट इज कॉल्ड वीपीडी। वीपीडी के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज ये बोलती हैं कि भाई आप डॉक्यूमेंट सारे यूनिएसएस के पोर्टल पे अपलोड करें और एप्लीकेशन फॉर्म भी वहीं पे भरें, और बकिया काम यूनिएसएस करेगी हमारे लिए, यानी वो एप्लीकेशन हमें फॉरवर्ड करेगी। तो तीन तरीके हैं, एक वाया पोर्टल है, एक वाया पोर्टल एंड यूनिएसएस है, यानी यूनिएसएस वीपीडी देगी और वीपीडी पोर्टल पे अपलोड होगी, और थर्ड वन इज फुल्ली बेस्ड ऑन यूनिएसएस। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू योर प्रोसेस। नाउ the way to get started is to quit talking and begin doing। अगर आपको सोचते रहेंगे कि चीजें कैसे होंगी, कब होंगी, कौन करेगा, क्यों करेगा, हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, तो कभी भी नहीं कर पाएंगे आप वहीं रहेंगे जहां पे आप हैं। देखिए, देयर इज नथिंग लाइक लूजिंग, आइदर यू गेट द थिंग, यू विन समथिंग और यू लर्न समथिंग। अगर आप इस अप्रोच के साथ जिंदगी को गुजारते हैं कि अगर कुछ बुरा होगा, अगर मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, इफ इट गोज अकॉर्डिंग टू माई प्लान आई विल विन, इफ इट डजंट देन आई लर्न समथिंग। इस अप्रोच के साथ जिंदगी को लेकर चलाएंगे तो मतलब यू वॉन्ट बी स्केयर्ड ऑफ फेसिंग द चैलेंजेस, आइदर यू विन और यू लर्न, यू नेवर लूज समथिंग। सो अगर काम करना शुरू करेंगे तो ही आज से 5 साल 4 साल 3 साल के बाद किसी उस पर पहुंचेंगे। ठीक है, ये एक बड़ा डिफिकल्ट फेज होता है बच्चों के लिए, खास करके क्योंकि हम जैसे लोग हैं स्पेसिफिकली सब कॉन्टिनेंट, और अगर पाकिस्तान भी बोलूं तो गलत नहीं होगा, वी आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल, सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू टेक दिस स्टेप, एंड जाहिर सी बात है फिर घर वालों को मनाना और ये सब करना। लेकिन अगर आप अपना और अपने घर वालों का कुछ फ्यूचर बेहतर करना चाहते हैं तो दिस इज द स्टेप व्हिच यू हैव टू टेक। सो क्वाइट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स बजटिंग। अच्छा, ये बजटिंग के अंदर मैंने जो है आप लोगों को कुछ प्राइसेस दे दिए हैं इधर, और कुछ ये वो चीजें, ये वो खर्चे हैं जो आपके होने ही होने हैं, यू कैन नॉट स्किप देम। उसके अलावा कुछ मिसलीनियस है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लाइक कोई शॉपिंग करने का बहुत शौकीन है तो आने से पहले 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकता है। मैं अपने 6 महीने की पूरी शॉपिंग कर लाया, 20,000 रुपए भी खर्च नहीं हुए मेरे। तो बाकी एक्सपेंसेस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मैंने यूजुअल प्रोसीजर का जो कॉस्ट है वो डाली इसके अंदर, लेकिन देयर कुड बी सम मिसलीनियस कॉस्ट आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट जो है पिछले साल तक 10,500 समथिंग था, सिंस इन्फ्लेशन बहुत है इधर, इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हुई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से जर्मनी गुजर रहा है, तो जो है इन्होंने ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट बढ़ा दी है, महंगाई भी बहुत हुई हुई है, तो दे हैव इंक्रीज इट टू 11,208 यूरो। ब्लॉक अकाउंट जो है आपके ये पैसे, आप किसी भी ब्लॉक अकाउंट कंपनी को चूज करते हैं। मैं पर्सनली, क्योंकि मेरा फिंटिबा के थ्रू प्रोसीजर हुआ, मैं फिंटिबा सजेस्ट करता हूँ बिकॉज वो बड़ा इजी है। सो दोज हु वांट टू आस्क फिंटिबा कैसे होता है और दीगर चीजें कैसे हैं, कैन कॉन्टेक्ट मी लेटर। तो ब्लॉक अकाउंट आपके पास क्या होता है कि फिंटिबा या कुरेकल या दीगर एक ऐसी कंपनीज हैं जिनको आप अपने पैसे भेज देते हैं, और वो आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं कि इस बंदे ने हमें 12 महीने के एक्सपेंसेस भेज दिए हैं और ये हमारे पास जर्मनी में पैसे मौजूद हैं, और वो आपको एम्बेसी में दिखाना होता है। विदाउट ब्लॉक अकाउंट यू कांट प्रोसेस योर वीजा until unless you have a German sponsor letter। तो यूजुअली बच्चों के पास कोई जर्मन बंदा नहीं होता जो उन्हें स्पॉन्सर करे, तो दे डू दिस। तो ब्लॉक अकाउंट, जैसे ही आप जर्मनी आएंगे आपको आते ही यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, और जैसे ही आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे हर महीने 11,200 डिवाइडेड बाय 12 करें, जो भी वैल्यू बनती है वो वैल्यू हर महीने आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी, और इन 12 मंथ्स यू विल गेट योर ब्लॉक अकाउंट अमाउंट बैक। और सिंस यहाँ पे वर्किंग राइट्स होते हैं, तो अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ब्लॉक अकाउंट इस्तेमाल करने की।
मैं नवंबर में आया हूँ तो बहुत सी मुझे शॉपिंग करनी थी, बहुत सी ग्रोसरीज करनी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ नहीं लेकर आया था, जीरो से एकदम मैंने अपना घर यहाँ पे सेट किया। तो भी मेरा बहुत खर्चा हुआ दिसंबर के अंदर, तो हार्डली इट वाज 980 यूरो। सही है, जिसके अंदर मैंने बाहर भी घूमा, डाइनिंग भी की, डाइन आउट भी किया, रेस्टोरेंट्स भी गए हम। उसके बावजूद भी 980 950 यूरो तक में महीने का खर्चा चल जाता है। और इट्स नॉट लाइक कि आप ग्रोसरी अच्छी नहीं कर रहे, मतलब मैं जब ग्रोसरी करने जाता हूँ तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जर्मनी के अंदर सर्वाइवल कितना मुश्किल है या कितना आसान है। तो मैं ग्रोसरी अपनी मेजर भी करता हूँ और उसके साथ जो मुझे रिफ्रेशमेंट्स वगैरह और दीगर चीजें लेनी होती है वो भी करता हूँ। उसके बावजूद मेरा पूरे महीने के जो एक्सपेंसेस हैं वो 980 यूरो के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके अंदर मेरी हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है। सो आपको 980 यूरो या 1000 यूरो का आप माइंड रखें कि आपके मंथली एक्सपेंसेस होंगे। और यहाँ पे जो मिनिमम जॉब मिलती है वो मिलती है 12 यूरो पर आवर की। सो इफ यू आर वर्किंग 20 आवर्स पर वीक, तो आपको जो है ऑलमोस्ट 9,956 और 980 ही महीने के बन जाते हैं आपके। यानी अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट वर्किंग आवर्स को यूटिलाइज करेंगे तो आपको अपने ब्लॉक अकाउंट को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि अगर आप थोड़े से पैसे बचा के चलेंगे तो आप अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं उस वर्किंग आवर्स के अंदर। एंड देन फिर बोनसेस वगैरह होते हैं, पेड वेकेशंस वगैरह होती हैं, तो पैसे बच ही जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप अपने वर्किंग राइट्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो यू वोंट हैव टू यूज द ब्लॉक अकाउंट अमाउंट। और आप चाहें तो ये वापस पाकिस्तान भी भेज सकते हैं हर महीने इफ यू आर अर्निंग गुड। ठीक है, तो ब्लॉक अकाउंट अमाउंट है 11,208। देन वी हैव एप्लीकेशन फी। जब भी आप यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज वाया पोर्टल करवाती हैं वो फ्री होती है, लेकिन जो यूनी असिस्ट करवाती हैं तो यूनी असिस्ट की फी फॉर द फर्स्ट टाइम या फॉर फर्स्ट एप्लीकेशन इज 75 यूरो, एंड फॉर ऑल अदर एप्लीकेशंस इट्स 30 यूरो। ठीक है, एंड देन कुछ आपको कोरियर फी करवानी, कुछ कोरियर के पैसे लगते हैं, वो मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो एयर टू एयर और टाइम टू टाइम वेरी कर रहे होते हैं। तो जो है आप अराउंड 15,000 और 20,000 अपने जहन में रखें कि एक मरतबा आपको यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे फिजिकली, और एक दो मरतबा आपको यूनिवर्सिटी हो सकता है डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़े, तो 20-25,000 आप उसको अपने जहन में रख सकते हैं। अच्छा, जो भी वैल्यू मैं बताऊंगा वो मैं अपर लिमिट लगाकर बताऊंगा, यानी मैं वो वैल्यू बताऊंगा कि जिससे पैसे कम तो हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये तो कीप दिस इन माइंड ऑल्सो। फिर अटेस्टेशन फी, HEC अटेस्टेशन कंपलसरी है, यू कैन नॉट स्किप इट। बल्कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे उसमें IBCC और दीगर अटेस्टेशन आप लोगों को मैंने लिखी हुई है, वो रेफर्ड है, ऑप्शनल है, सजेस्टेड है। लेकिन नहीं भी कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो HEC अटेस्टेशन कंपलसरी है आप लोगों के लिए। 1,000 रुपीज HEC लेता है फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन, एंड 700 रुपीज लेता है फॉर फोटो कॉपीज। और मैं आप लोग जब उसके गो थ्रू करेंगे फाइल को तो यू गाइस विल गेट टू नो। वी प्रेफर कि आप एटलीस्ट 4 सेट्स करवा लें, 5 सेट्स करवा लें हर चीज के, यानी 5 सेट्स फोटो कॉपीज अटैच करवाएं डिग्री के और 5 फोटो कॉपीज अटैच करवाएं ट्रांसक्रिप्ट की। बिकॉज 2 आपकी एम्बेसी में जमा होनी होती है, 1 यूनी एसएस जानी होती है, और 1-2 कोई ना कोई एक आपकी एनरोलमेंट के टाइम जमा होगी, और एक कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मंगवा ही लेती है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। तो ये अटेस्टेशन फी है। फिर है वीजा एंड टिकट एम्बेसी की। अच्छा, जो भी मैं प्राइस बोल रहा हूँ ये टिल टुडेज डेट है, ठीक है, कल परसों में कुछ चेंज हो जाए तो एक अलग चीज है। तो 75 यूरो फॉर वीजा एप्लीकेशन फी है एम्बेसी की, और अराउंड 400-500 यूरो का टिकट चलता है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम में आते हैं। अगर आप फरवरी से जून के दरमियान आते हैं तो मे बी यूल गेट टिकट इन 200 और 250 यूरो। बट सिंस मैं पीक दिनों में आया था, मैं नवंबर में आया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी सीजन होता है, तो आई गॉट टिकट अराउंड 400 यूरो। अच्छा जी, फिर रेजिडेंस डिपेंड करती है सिटी टू सिटी और टाउन टू टाउन। अगर आप थोड़ा सा शहर से हट के टाउन में रहते हैं तो यू विल गेट अ रेजिडेंस इन 300 to 400 यूरो, और अगर आप मेन सिटी में रहते हैं तो 500 to 600 यूरो। लेकिन मैं यूजुअली सजेस्ट यही करता हूँ कि आप थोड़ा सा सिटी से हट के रहें, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको चलना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि चलना नहीं पड़ता, पाकिस्तान वाली अय्याशी नहीं है कि बाइक स्टार्ट की या गाड़ी स्टार्ट की और लेकर निकल गए। तो चलना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 10-10 किलोमीटर चलना पड़ेगा बस को लेने के लिए, जैसे पाकिस्तान में बसें है ही नहीं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, हर 5 मिनट के बाद बस मिलेगी, हर 10 मिनट के बाद ट्रेन मिलेगी। तो आप अगर टाउन से बाहर भी रहते हैं या सिटी से थोड़ा सा बाहर भी रहते हैं तो आपको सिटी ट्रेवल करने में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी, तो
this was all the information which I wanted to give you guys. There is a file which must have been given to you by now or will be given to you in a while. उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर मैंने चीजें लिखी हुई हैं. फिर भी still you guys find any trouble, so you guys can contact me later also. Okay, so moving towards your question answer session. Okay, so just before moving to question answer sessions, if any one of you wants my email or my contact number to contact with, here is the slide, you guys can just note it down. And it's my German number, इसके ऊपर WhatsApp है, तो you guys can contact me on WhatsApp. हुज़ैफा भाई यहाँ सवाल आया हुआ है, if you got a fully funded scholarship, then what about bank statement? Is it necessary to show 12 bank statement or not? Okay, so there are two types of scholarships. One is the scholarship which they give. One is the scholarship which they give, like, oh, they say, okay, you come here and we'll take care of the expenses. So that one is the that is also called fully funded scholarship, but they do not provide any sort of help. But there are some sponsorships, like scholarships like DART and other, they take full responsibility of everything. So if it's fully funded, like they are taking full responsibility of everything, then block account की जरूरत नहीं है. लेकिन if it's like they'll give you some amount like 200 euro, 300 euro monthly, तो आपको block account उसके लिए show करना पड़ेगा. बाकी बच्चे बैंक स्टेटमेंट का ही पूछ रहे हैं, उसका क्या है? 12th मंथ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा देखें, आई गेस सब एनईडी के स्टूडेंट्स हैं, तो कराची एम्बेसी के लिए बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है. मैं एहतियातन अपने अब्बा की बैंक स्टेटमेंट लेकर गया था 6 महीने की, लेकिन उसने मुझसे बैंक स्टेटमेंट का पूछा भी नहीं, क्योंकि पंजाब और केपीके के लिए बैंक स्टेटमेंट इसलिए है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, और मैं ना ही आई डोंट हैव एनी ग्रजेस टुवर्ड्स पंजाब एंड केपीके, बट इट हैज बीन फाउंड इन रिसेंट ईयर्स के लोगों ने बहुत स्कैम फाइल्स दी और बाकी चीजें दी और बहुत किस्म के स्कैम्स किए. तो नाउ दे हैव मेड अ कॉम्प्लिकेशन और कंपल्शन फॉर देम टू शो द बैंक स्टेटमेंट, बट दैट्स नॉट द केस इन एम्बेसी, कराची एम्बेसी एटलीस्ट. तो कराची एम्बेसी में आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है. नो वन आस्क, आपको ब्लॉक अकाउंट शो करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट ओनली. सो आई जस्ट स्टार्ट वन बाय वन फ्रॉम चैट्स. ओके, सो आसिया मेहर, आपका मैंने रिप्लाई दे दिया ब्लॉक अकाउंट का 11,208. ओके, अनुषा आरिफ, अबाउट माय स्कॉलरशिप, मैंने स्कॉलरशिप पाकिस्तान से नहीं अप्लाई की थी, तो क्योंकि मेरा प्रोसेस बड़ा स्मूथली हो गया था, तो जो है मैंने उसको स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई की थी. बट यहाँ पे जब आते हैं तो जो है आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई स्कॉलरशिप नेक्स्ट मंथ. Okay, so there's a question, someone has raised a hand, none has raised a hand, and I thought the none wasn't the name, it was showing me that no one has raised the hand. So none, please. Sir, what was your language proficiency? Yeah, I did German also, A1, A2 level, but still I totally applied on English level basis and I got acceptance on English basis. अच्छा, तुम जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ उसमें एक बड़ी अच्छी बात ये है कि ये जो है ना, उसका क्या कहते हैं, what you say, एनईडी यूनिवर्सिटी का जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट करते हैं. यानी कि अगर आप एनईडी से एक लेटर मिलता है, वो आप दे दें, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि भाई हमारा जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है वो जो है इंग्लिश टॉट है, तो तुम वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको आइल्स भी नहीं चाहिए होता. लेकिन ये सिर्फ ओनली तुम के लिए है, तो आई डोंट सजेस्ट कि आप लोग आइल्स ना दें और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे रिलाई करें. वैसे मेरे आइल्स में अराउंड 8 थे. Sir, I'm talking about, sir, German language. अच्छा, जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड नहीं है. लेकिन अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में नहीं अप्लाई करना चाहते, आप जर्मन डॉट प्रोग्राम में करना चाहते हैं, तो A1 मिनिमम चाहिए होता है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज A2 और B1 मांगती हैं. ओके, हमादुल्लाह प्लीज. हुज़ैफा भाई, ये लोग मिनिमम जीपीए का पूछ रहे हैं. अच्छा, मैं एक मिनट में उस्मान भी मिनिमम जीपीए का बता दो. हमादुल्लाह, आप कुछ बोल रहे थे.
ठीक है, आई गेस नहीं। अच्छा देखिए, मिनिमम जीपीए ऐसी कोई नहीं होती यूनिवर्सिटीज में कि अगर आपकी 2.5 से कम है तो आप जो है जीपीए नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी 2 है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी 3 है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तुम के अंदर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके अंदर 3.6 3.7 वाले को भी रिजेक्शन आ जाती है और 3.2 वाले को भी एक्सेप्टेंस आ जाती है। तुम आपकी जीपीए को ग्रेड करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन को और एक ऐसे लिखवाते हैं वो रिसर्च प्रपोजल स्टाइल का, उसको भी ग्रेड करती है। तो मेरी जीपीए 3 से ऊपर ही थी, लेकिन 3.5 से कम थी। लेकिन स्टिल अगर आप लोग तुम की रैंकिंग देखेंगे तो यूरोप की 4थी 5वीं अच्छी यूनिवर्सिटी में है और मैं बैठा हूँ। तो जो है, बल्कि मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनको 2.8 और 2.9 पे भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिले। तो जीपीए मैटर करती है, इट्स नॉट लाइक कि जीपीए मैटर नहीं करती, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मैटर करती है कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से जीपीए को लेती है। ठीक है जी। देन हाँ, मतलब मैं जैन शाह मास्टर्स कर रहा हूँ अपना। ओके, जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे ब्लॉक अकाउंट के बारे में पूछना था कि जी इसकी पूछे। टाइमिंग क्या होनी चाहिए, जब अच्छा देखिए, एडमिशन हो जाए उसके बाद या देखिए वीजे के ब्लॉक लिए जो अकाउंट अप्लाई जब तक आपके हाथ में एडमिशन लेटर नहीं है नहीं करवाइएगा। जब एडमिशन लेटर आ जाए और नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स वीजा एप्लीकेशन, तो ब्लॉक अकाउंट करवाना होता है और वो 12 महीने के लिए होता है। लेकिन देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट यू कैन कम हियर एंड अप्लाई फॉर द रेजिडेंस परमिट। अगर रेजिडेंस परमिट आपको 2 साल का मिल जाता है तो फिर तो आपको अप्लाई वो ब्लॉक अकाउंट दूसरे साल नहीं चाहिए होगा। रेजिडेंस परमिट अगर दूसरे साल 1 साल का मिलता है तो अगले साल के लिए 2 ऑप्शंस है। या तो आप शो कर दें कि आपके पास जॉब है जिससे आप अपने एक्सपेंसेस पूरे कर रहे हैं, तो 3-4 महीने की आपकी जॉब की सैलरी स्लिप मांगते हैं और आपका वीजा एक्सटेंड कर देते हैं, वरना फिर वो आपसे ब्लॉक अकाउंट मांगते हैं। तो ऐसा मैंने कोई केस नहीं देखा कि बच्चा यहाँ आया हो और 1 साल तक उसने जॉब ही ना की हो। यूजुअली लोग आते हैं और यहाँ पे जॉब करते हैं तो उनका काम हो जाता है। अच्छा जी, मलाइका। अच्छा, ये जो चैट के क्वेश्चंस है ना, इनमें मैं 5 मिनट पे आता हूँ, जरा ये रेज हैंड वालों को निपटा दूं, फिर मैं चैट के क्वेश्चंस पे आता हूँ। मलाइका। जुबैर अख्तर। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ भाई। वालेकुम सलाम। हुज़ैफ भाई, मैंने ये पूछना था कि अगर किसी पेपर में जीपीए कम आती है ना, फिर आप उसको इम्प्रूव करते हैं तो उसका कोई इशू तो नहीं होता ना? नहीं 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 नहीं, देखिए यहाँ पे कोई आप किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी इंडिविजुअल ट्रांसक्रिप्ट देखे। मैक्सिमम वो देखते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि आपका टोटल जीपीए कितना है, बस। इंडिविजुअल रिकॉर्ड कोई नहीं देखता यहाँ पे। थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी। मिनाल सैयद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि ग्रेजुएशन मैंडेटरी है या अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते देखें, अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपने 3rd सेमेस्टर 5th 6th 7th सेमेस्टर में एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं क्योंकि यूजुअली यूनिवर्सिटीज डिग्री मांगती है, लेकिन स्टिल देयर आर सम ऑप्शंस जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। समीद नसर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूछना था कि जो जर्मन प्रोग्राम्स है और इंग्लिश प्रोग्राम्स में उनमें फ़र्क क्या है? देखिए, जर्मन टॉट प्रोग्राम में प्रोग्राम लैंग्वेज जर्मन होगी, यानी वो सिर्फ जर्मन में पढ़ाएंगे, जर्मन में एग्जाम लेंगे, सब कुछ जर्मन में करेंगे। उसके लिए आपको बहुत हाई लेवल ऑफ जर्मन चाहिए होता है, मिनिमम B1 B2 चाहिए होता है। ठीक है, रिकमेंडेड नहीं, मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि अगर आप 1 साल जर्मन सीखने में लगा देंगे तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कब लेंगे और जर्मनी कब मूव करेंगे। तो जर्मन आनी चाहिए आपको, अच्छी बात है, लेकिन यू हैव द ऑप्शंस ऑफ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम। मेरी पर्सनल चॉइस ये होती है कि बच्चे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ही लें, बिकॉज उसमें कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता, आपके पास पूरा कोर्स इंग्लिश में होता है, कोई जर्मन में बात भी नहीं करेगा आपसे यूनिवर्सिटी में। तो फिर जर्मनी सीखने ज़रूरी ही नहीं होगा अगर आप नहीं इंग्लिश नहीं शॉर्ट नहीं प्रोग्राम। नहीं नहीं नहीं। जर्मन सीखना जरूरी नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। जाहिर सी बात है, इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान और आपको उर्दू नहीं आती हो तो आप तो कराची में मर जाएंगे। इट्स लाइक nobody speaks here in German. They are very, you can say, racist towards English, or they love their language a lot. Like they don't speak in English usually. सर्वाइवल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत फ्लुएंट जर्मन बोलता हूँ, मेरी कोई बहुत अच्छी जर्मन नहीं है। मैं यूजुअली इंग्लिश में भी बात करता हूँ और लोग समझ जाते हैं, लेकिन दे डू नॉट प्रेफर टू टॉक इन इंग्लिश। तो जर्मन सर्वाइवल के लिए अच्छी है, जॉब्स के लिए अच्छी है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए
अगर आपको मतलब यूनिवर्सिटीज के लिए वो आपका प्लस पॉइंट है, रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ कि बच्चे A1 A2 कर आए ताकि जो डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन है वो कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। ओके ओके जी, समीद नसर के बाद मोहम्मद अरीब। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे मालूम करना था कि ब्लॉक अकाउंट जो है उसको प्रॉपर वर्किंग करने के लिए हम किसी से पैसे बोरो करके भी उसको हम शो करवा सकते हैं। और एक और चीज़ वो ये कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए पैसे कहीं से भी आए, इट डजंट मैटर, लेकिन वो पैसे 12 महीने के लिए ब्लॉक होते हैं, यानी हर महीने आपको रिटर्न मिलते हैं। तो दे डोंट आस्क, फिंटी पर पूछती है कि पैसे कहाँ से आई, तो यू कैन शो योर फादर एज योर स्पॉन्सर। दे डजंट केयर कि फादर के पास पैसे कहाँ से आए। दैट्स नॉट एन इशू। एक और चीज़ थी वो ये कि जॉब, एक और चीज़ थी वो ये जो जर्मनी में जॉब इजीली अवेलेबल है पार्ट टाइम में। यार जॉब्स इजीली अवेलेबल है। अब ये हर बंदे के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी जॉब करनी है। तो जॉब्स मिल जाती हैं, इट्स नॉट लाइक दैट डिफिकल्ट कि जॉब्स ही नहीं है, जॉब्स हैं। लेकिन अब कोई बंदा बहुत चूजी हो आपके कोर्स जॉब के बारे में तो आई कांट से दैट, बट या इफ यू आर ओपन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ जॉब, जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, हसन अली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर ये सवाल ये करना था मैंने, जैसे अगर यूरोप के किसी और कंट्री में आपके कोई रिलेटिव रहते हैं तो वो स्पॉन्सरशिप शो करा सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है? यूरोप की किसी और कंट्री के लिए आई गेस कोई और स्पॉन्सरशिप नहीं शो करा सकता, उसके लिए भी आपको ब्लॉक अकाउंट शो करना पड़ेगा। हाँ अलबत्ता इफ द पर्सन इज जर्मन नेशनल देन वो अपने स्पॉन्सरशिप लेटर दे दो और उससे काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। बिलाल हसन खान। फरजाद रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरी गुजारा सवाल था कि अगर स्टूडेंट जो है अगर जर्मनी में एप्लीकेशन हो जाती है यूनिवर्सिटी की तो रेजिडेंस के हवाले से क्या प्रोसेस है और उसकी फीस वगैरह के हवाले से कॉस्ट वगैरह? रेजिडेंस के हवाले से? यस सर। मैं समझा नहीं, मैं सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। बता रहे थे ना सर कि आउट ऑफ टाउन रेजिडेंस जो होती है वो ज़्यादा चीपर होती है, उसकी कॉस्ट वगैरह के हवाले से पूछना है सर। ये सिटी टू सिटी और प्लेस टू प्लेस रेफर करती है। अगर आपको स्टूडेंट डॉर्मेट्री वगैरह में रहना है तो स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज बहुत सस्ती होती हैं, 200-300 यूरो में हो जाती हैं। लेकिन इफ यू आर लिविंग समवेयर एल्स तो इट मैटर्स। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग बैक इन अ व्हाइल आई एंड कैटर योर क्वेश्चन देन। Then Zensha, any questions? Yes, no. Then I'll just move to the chat's question by now. ठीक है, आप बिल्कुल स्टडी के अलावा जॉब के लिए भी आ सकते हैं। फॉर दैट यू मस्ट हैव अ जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एंड देन फिर आप जॉब वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। Is there a program for German language in universities? हाँ, usually government public universities German language programs offer करती हैं, तो you can get enrolled in that also। मतलब तुम तो करती हो और एक दो यूनिवर्सिटीज और भी करती हैं, तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफर करती है। अच्छा जी, सेम फैसिलिटीज इटली के अंदर हैं, ऑस्ट्रिया के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज देखती हैं, और क्या एक दो यूनिवर्सिटीज और हैं। आई कांट जस्ट से कैटेगोरिकली बट आई कैन लेट यू नो where to learn German in Karachi. If you are on budget, if your budget is not that limited, then I'll suggest Goethe Institute से आप German language कर सकते हैं। लेकिन it totally depends upon you कि which type of masters or which type of profession are you looking for. If you are looking for a management side, then it's good, or manufacturing side is totally up to you. मतलब I'm looking for a master's towards renewable resources to a career towards that. So I can't suggest anything depending upon आपको किस कंट्री में रहना है, किस किस्म का काम करना है। You have to choose। एक यार जॉब एक्सपीरियंस लाजमी नहीं है। I was free in the meanwhile, so I just did. If you don't have any job experience, that's not necessary।
I guess I catered most of the questions. ठीक है, so I guess I question most of your queries. I'll just take 5 more questions, then we'll end the session for today because हुज़ैफा भाई एक चीज पूछनी जी थी मैंने जी कि जी आप सैप इंचार्ज भी रहे थे और जमीयत में भी थे, तो उस हिसाब से अपनी राय रख दें एक थोड़ा सा ओवरव्यू सा। मेरी राय सैप के हवाले से या जमीयत के हवाले से? अच्छा देखें, दोनों के हवाले से रख दें। दोनों चीजें पैरेलल ही हैं। मतलब अगर मैं ये बोलूं तो इस वक्त एक प्रेजेंटिंग का कोर्स है। अच्छा, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्या कुछ सीखने को मिला और उसने किस तरीके से काम किया। मेरा जर्मनी में आने के बाद दूसरा दिन था और पहली प्रेजेंटिंग की क्लास थी, वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सामने इंग्लिश के अंदर। अच्छा, जब आप पाकिस्तान में इंग्लिश बोलते हैं ना तो आप बहुत कंफर्टेबली बोलते हैं, आपको लगता है कि भाई हमसे बड़ा तो कोई अंग्रेज ही नहीं है। और जो है जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये डायलेक्ट है, ये है फलाना है ढिमकाना है, क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, दीगर चीजें होती हैं। तो people were literally shivering. I'm not exaggerating anything. When people were standing in front of a batch of 20-30 batch मेरा 100 के, लेकिन workshops होती हैं, तो they were literally shivering while giving a presentation. And I when gave my presentation, the professor said कि आप क्या वर्कशॉप्स वगैरह डिलीवर करते हैं क्या? तो मैंने बोला नहीं, मैं मतलब ऐसा तो कभी नहीं की। तो बोलने लगी कि फिर ये इस किस्म की प्रोफेशनलिटी आपके अंदर कहाँ से है? देखें, ये सारी प्रोफेशनलिटी मुझे तो जमीयत ने और सैप ने सिखाई है। मतलब एक बंदा जो कि 2-3 हजार बच्चों का सेट का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट कर रहा हो और उसके अंदर उसको कंडक्टिंग करनी हो, पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करना हो, तो उसके अंदर का जो डर खौफ होता है वो वैसे ही मर जाता है। तो मुझे याद है कि जब नाजिम साहब आए मेरे पास और बोला कि हम तैयारियों में लगे हुए थे, और नाजिम साहब ने आके बोला कि हुज़ैफा भाई बस माइक पकड़ ले जाके स्टेज पे। नाजिम साहब कोई बंदा पहले बता देता है, कोई मौका दे देता है, कुछ नोट्स बना लेते हैं। उन्होंने बोला नहीं यार बस आपको करनी है, जाएं करें। तो मरता क्या नहीं करता, हम भी माइक लेके चढ़ गए स्टेज के ऊपर। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। मैं इंतहाई गैर सोशल आदमी पहले भी था, अभी भी हूँ, लेकिन जो मेरा 4-5 साल का टाइम जोन था ना जमीयत का, उसके अंदर ही मेरे कॉन्टेक्ट्स बने जितने बने। मैं उससे पहले भी कभी मैंने किसी से सोशलाइजिंग नहीं की, और यहाँ पे आके तो लैंग्वेज बैरियर इतना है कि सिर्फ 3-4 इंडियन ही लोग हैं जिनसे बातचीत होती है मेरी। तो जो है जमीयत ने मुझे इस बात की चीज सिखाई कि आपको सोशलाइजिंग और आपकी नेटवर्किंग कितनी मैटर करती है। मैं जॉब में जा रहा हूँ तो मुझे कोई जमीयत का रेफरेंस मिल जा रहा है, मैं किसी बंदे के पास जा रहा हूँ वहां पे जमीयत का रेफरेंस मिल जा रहा है, मैं कोई काम कर रहा हूँ वहां पे रेफरेंस मिल जा रहा है। अच्छा, हम जब यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं ना तो हम सैप को बहुत हल्का लेते हैं यूजुअली बच्चे ना, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ किसी एनईडी वाले से बात करता हूँ ना कि यार आई वाज पार्ट ऑफ द स्टडी एट प्रोजेक्ट एनईडी, तो वो भाई वो समझते हैं, उनका बस नहीं चलता कि वो नीचे बिक जाए। इट्स नॉट लाइक दैट कि सैप कोई बहुत दुनिया ऊपर चीज है। इट्स लाइक कि आफ्टर कमिंग हियर दे रियलाइज कि सैप क्या क्या रिसोर्सेज और किस किस किस्म की चीजें हमें प्रोवाइड कर रही थी उस टाइम के ऊपर। सो इस जमीयत का और सैप का एटलीस्ट मेरी प्रोफेशनल बिल्डिंग के अंदर बड़ा रोल है। मतलब मैं वो बंदा जो कि अपने घर वालों के अलावा कभी किसी के सामने नहीं बोलता था। मुझे जो है ऐसे ऐसे मैंने जमीयत के और सैप के प्लेटफॉर्म से काम किया कि मुझे प्रोफेशनल लाइफ में अपनी पता चलता है। लाइक आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन नो मैटर हाउ बिग द क्राउड इज। मतलब मैं अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये भी करा दूं कि जमीयत में आने के बाद मैं डिबेटर बन गया क्योंकि बोलने का शौक पैदा हो गया। अब सिंस यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग तो यू कैन टॉक नो मैटर व्हाट द पर्सन इज। तो मेरे पास बहुत लंबी डिटेल है जो कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि किस तरीके से जमीयत ने अंडर द बैनर ऑफ सैप मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। और मुझे आज भी याद है कि मेरा सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स था, मतलब इंटरव्यू था टूम के अंदर, और द प्रोफेसर ओनली टॉक्ड फॉर 10 मिनट्स एंड आई टॉक्ड फॉर 20 मिनट्स एंड ही मेंशन्ड मी। दे यूजुअली इंटरव्यू के अंदर जो है
वो ये नहीं बताते कि आप पास हैं या फेल हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको रिजल्ट भेज देंगे। आई वॉज द ओनली स्टूडेंट इन 125 बैच कि प्रोफेसर ने मुझे इंटरव्यू के अंदर बोल दिया था कि सी यू ऑन द इन द यूनिवर्सिटी, इट बिकॉज कि ही लाइक द वे आई वॉज टॉकिंग। तो उसने फिर बाद में ईमेल पे बात हुई तो ही टोल्ड मी। अच्छा, मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं बता रहा कि मैं कोई बहुत दुनिया ऊपर आदमी हूँ या मैं जो हूँ बहुत अच्छा बोलता हूँ। आई वॉज द पर्सन जो कि अपनी यूनिवर्सिटी से पहले सोशलाइज भी नहीं करता था। मेरा पहले भी यही तरीका था और अभी भी यही तरीका है कि मैं जाता हूँ, अपना काम निपटाता हूँ, घर आके बैठ जाता हूँ। आई डोंट सोशलाइज विद पीपल। लेकिन एक ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे को जमीयत ने इतना ग्रूम किया कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का बंदा उसको ऑन द एट द मोमेंट कहने पे हो गया कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। So it was like that, and he said to me कि it was nice talking with you and I'm looking forward to have a discussion with you in university. तो ये एक चीज है जो कि मुझे तो पता चलता है कि भाई जमीयत ने मेरे अंदर बड़ी पैदा की है। And then there is a list on which I can talk for long, but this one is the major contributor. It's not like that कि I'm exaggerating anything. I'm being very honest with you guys because हम भी यही हमें जब प्रोफेशनल करियर में आते हैं ना तो रियलाइज होता है कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं ये कितनी मैटर करती है। मतलब आप में से आई गेस 80% बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि दे डोंट इवन नो के सॉफ्ट स्किल्स का प्रोफेशनल लेवल पे क्या रोल होता है। इट्स नॉट लाइक कि आई एम अंडर ग्रेडिंग यू गाइस, इट्स लाइक कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसको जो है प्रेफरेंस नहीं दी जाती। लेकिन एज सून जैसे ही आप एनईडी यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलते हैं ना अपनी सीवी लेके, तो आपको पता चलता है कि सबसे पहले जो है ना लोग आपके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर आपका सामने वाले को मैसेज कन्वे करने का तरीका अच्छा है, इफ यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, तो ही वो आपकी सीवी को देखेगा। अगर उसको पहले ही सवाल में पता चल गया कि आप बोल ही नहीं सकते या आपके अंदर टीम मैनेजमेंट नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है, तो आपको सीवी पे तो जाएगा ही नहीं। एंड अगेन आई एम नॉट showing myself as a very a person who has achieved many things. I'm telling you कि इन soft skills की वजह से मेरे लिए क्या क्या options खुले। I was there were only 2 people from our batch 2017 who were chosen for the PSO final interviews, and then जो है मैं और वो, तो PSO के फाइनल इंटरव्यू के अंदर मुझसे जो है ना उस बंदे ने बोला कि द वे यू टॉक अपील्स भी, यानी तुम जिस तरीके से बात करते हो तो मुझे बड़ा अपीलिंग लगता है वो। तो ये सारी चीजें जो कि सीखने को मिलती हैं। मतलब आप देखें एक बंदा अगर कोई 2000-2500 बच्चों का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मैनेज करे तो आपको लगता है कि दुनिया की कोई ऐसी टीम हो सकती है जिसको वो मैनेज ना कर सके। फिर 2-2500 बच्चों का टेस्ट मैनेज करना और उसको प्रोफेशनली मैनेज करना, यानी कोई केहोटिक सिचुएशन नहीं है, कोई मैस नहीं हो रही है, किसी सबको सारी चीजें टाइम पे मिल रही हैं, टाइमर चल रहा है, सब कुछ वक्त पे हो रहा है। तो फिर लीडरशिप स्किल्स, बहुत सी चीजें हैं। आई कैन टॉक फॉर लॉन्ग ऑन दिस। अच्छा जी, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मास्टर्स व्हेन कमिंग बैक टू पाकिस्तान फॉर जॉब? यार इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी फील्ड क्या है और पाकिस्तान के हालात क्या हैं। तो I don't want to spread any sort of depression among you guys, but current situation के अंदर you can't predict anything. तो जो है आप कुछ predict नहीं कर सकते आप, लेकिन everything depend, देखो हर चीज का स्कोप होता है। It's not like कि किसी चीज का स्कोप नहीं होता। हमारा मसला ये है कि हमारा कैनवस इतना छोटा होता है कि हम उस थोड़ी सी जगह पे ही उस चीज का स्कोप ढूंढते हैं। तो हर चीज का स्कोप है, ऐसा कोई यहाँ पे आउटडेटेड कोर्स नहीं पढ़ाते, कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ाते जो कि इररेलेवेंट हो गई हो। तो स्कोप हर चीज का। अब आई कांट जस्ट से कि पाकिस्तान आने के बाद जॉब का कैसा है। मेरे जानने में ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से मास्टर्स करके रहे और पाकिस्तान में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और जानने में ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से मास्टर्स करके रहे और उनको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिली, वो वापस बाहर चले गए। तो आई डोंट वांट टू पास एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट जिसके ऊपर मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। हुज़ैफा भाई, ये जी डार्ट के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। अगर डार्ट के थ्रू जाना हो तो क्या प्रोसेस होता है?
या देखें डार्ट के वेबसाइट को खोलेंगे आप dart.de, आप डार्ट स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, वेबसाइट की बात कर रहे हैं? डार्ट स्कॉलरशिप अगर पाकिस्तान से अवेल करनी हो ब्लॉक अच्छा अकाउंट देखिए, डार्ट की स्कॉलरशिप वंस इन अ ईयर फुल्ली फंडेड वाली खुलती है, और हाँ वो एक है उनकी स्कॉलरशिप स्पेसिफिक, वो ट्वाइस इन अ ईयर खुलती है। उसकी हर साल के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो रहा होता है, लेकिन डार्ट की वेबसाइट पे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कोई दुनिया ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, और आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, वही डॉक्यूमेंट जो आपकी वीजा एप्लीकेशन वगैरह के लिए मैंने बताया, वही डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, और उसके साथ आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, एंड यू जस्ट हैव टू क्रैक दैट इंटरव्यू। चलिए उधर भाई अप्लाई करने के लिए जस्ट लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी जी। अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूं या यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करूं? नहीं, डार्ट की स्कॉलरशिप डायरेक्ट अप्लाई होती है। डार्ट की एप्लीकेशन में यूनी असिस्ट का रोल नहीं है, यूनी असिस्ट का रोल यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन में। अच्छा जी, कैन वी अप्लाई, लास्ट क्वेश्चन में ले लूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सईदा महामारिफ ने पूछा अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए आप कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन भी मिल जाएगा, लेकिन यूजुअली अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले जो है जर्मन टॉट प्रोग्राम्स होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप मास्टर्स आपने ग्रेजुएशन की भी है तो आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस पे डिफाइन करना पड़ेगा कि आप अपना अंडर ग्रेजुएट क्यों वापस करना चाहती हैं। मेरा जब इंटरव्यू था तब एक बच्चा आया हुआ था जिसकी सेकंड बैचलर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, तो उसको वीजा कोऑर्डिनेटर ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास डिग्री तो तुम दूसरी बैचलर्स क्यों करने जा रहे हो? तो अगर आपके पास रेलेवेंट रीजन है तो ही आपका वीजा एक्सेप्ट होगा। लाइक इट्स नॉट लाइक कि मुझे फील्ड अच्छी नहीं लगी इसलिए मैं स्विच कर रहा हूँ। तो यू हैव टू टेल देम फैक्चुअली कि भाई ये वजह जिसकी वजह से मैं अंडर ग्रेजुएट में जा रही हूँ। लेकिन हाँ, एडमिशन मिल जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट कि एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है जी, आई गेस दैट्स जी उस्मान भाई बोले। हम इंतहा मशकूर हैं कि आपने जी अपने कीमती वक्त से निकाला। बाकी आई जस्ट वांट टू से कि हमारे और भी सेशन दूसरी कंट्रीज के होंगे, तो ऑडियंस से है कि स्टे ट्यून रहिएगा, उसी ग्रुप पे एक्टिवेट रहिएगा। बाकी जरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से निकाला, इंतहा मशकूर है आपके। शुक्रिया उस्मान भाई आपका कि आपने मुझे जो है इस काबिल समझा कि मैं फरागत के बाद भी सैप की किसी काम आ सकूं, और आई होप मेनी थिंग टुवर्ड्स सैप। तो 1 घंटा तो खैर जो कुछ सीखने को मिला है सैप से उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल बाकी आप सबका भी शुक्रिया, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। जो भी करें दिल लगा के करें और कंसिस्टेंसी से करें। रिजल्ट्स एक दिन के अंदर नहीं आते, और जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो रिजेक्शंस भी आएंगी, एक्सेप्टेंस भी आएंगी। तो रिजेक्शन एक्सेप्टेंस जिंदगी का हिस्सा है, और इन्हीं से आपको सीखने को मिलता है। तो बकिया सैब आप लोगों के लिए मौजूद है। उस्मान भाई आप लोग से डिटेल शेयर कर सकते हैं। उस्मान भाई अपनी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे, एंड किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई और क्वेश्चन आंसर्स हो, आप लोग चाहते हो कि इस किस्म का कोई और सेशन एक मरतबा रखा जाए, तो उस्मान भाई से आप लोग रब्ता कर सकते हैं, एंड वील सी इफ वी कैन डू दैट। ठीक है जी, शुक्रिया सबका, और उस्मान भाई आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।